आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है बाबा सियासत अलहाज यूनुस ईसा। मालेगांव के शहरी सियासी हालात पर कुछ तबसरा करते हैं, कुछ जानते हैं सीनियर लीडर यूनुस ईसा। इनसे पहला सवाल है, मालेगांव शहर में पार्लियामेंट चुनाव को लेकर जो हल्ला मचा हुआ है मौलाना उमरैन के नाम से, इस बारे में पहले तफसीलात जानते हैं कि AIMIM के सीनियर लीडर अलहाज यूनुस ईसा का क्या इजहार ख्याल है इस मौजू को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं वाहिद दुलार न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जो सवाल मुझसे किया गया है कि मालेगांव के पार्लियामेंट की सियासत में आने वाले दिनों में जो उम्मीदवारों के नामों की चर्चा सुनाई दे रही है, तो उसमें नुमाया नाम MIM की जानिब से आज की तारीख में मौलाना उमरैन अहमद साहब का नाम इस्म ग्रामी आगे आ रहा है। मैंने पिछले साहब का 2-4 इंटरव्यू में मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर, उसके ज़रिए भी मुझे ये मालूमात मिली कि मौलाना उमरैन साहब को MIM से लड़ने की ख्वाहिश है उनकी। तो जहाँ तक ये मेरा ताल्लुक़ है, मैं आज की इस पोजीशन में सही हालात से तुमको वाक़फियत नहीं करा सकता, क्योंकि मैं अभी इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है पॉलिटिक्स में। आज रहा सवाल पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है, ये नज़रियाती इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो है ये आइन साज, कानून साज, दस्तूर साज अदारे का इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मुल्क के कवानीन, मुल्क का दस्तूर जो भी है, जो दस्तूर की असास बाबा साहेब अम्बेडकर ने कायम करके गई, उस दस्तूर के हिसाब से हमारा मुल्क चलता है। और ये दस्तूर साजी का जो काम है, और इसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह है आज, तो वो पार्लियामेंट का जो ये कानून साज अदारा वही ये काम करता है। अब इस जगह जाने के लिए जो नुमाइंदा होना चाहिए, उसको कानून की, मुल्क के दस्तूर की मुकम्मल मालूमात होना चाहिए अच्छी तरीके से, ताकि जब वो ऐवान में बैठे तो अपनी बात यानी मुदल्लल ज़राए के से साबित करे, अपनी बात को जो रखे तो वो पूरा असर अंदाज में रखे, ताकि वो अपनी बात को मनवा सके, उनकी बात को सामने ऐवान को कायल कर सके। अब इसमें आज जो यानी नाम MIM की तरफ से जो आपने बोला कि उमरैन साहब का नाम बहुत चर्चा में है, मालेगांव शहर की तरफ से है। शहर की तरफ से, तो मैं तो मुख्तलिफ बयानात पढ़ा, मैंने उमरैन साहब के मेरे देखने में आए हैं, सुनने में आए हैं, जिसमें वो कतई इस बात का यानी एतराफ़ नहीं कर रहे हैं कि मैं पार्लियामेंट इलेक्शन MIM से लड़ने वाला हूँ। ऐसा उन्होंने पार्टी वगैरह का नहीं बोला है। हाँ, उन्होंने एक बात ऐसी कही है कि मुझे असद साहब का फ़ोन आया था, और मुझे और भी बहुत सारी पार्टियाँ यानी जो है वो मुझको अप्रोच कर रही है, मुझसे राब्ते में है मेरे, और वो चाहते हैं कि मैं यहाँ से उम्मीदवारी करूँ। मौलाना उमरैन मालेगांव शहर की जानी मानी शख्सियत है। जिस तरीके से आज वो अपने फ़राइज़ मनसबी माद मिल्लत में यानी अंजाम दे रहे हैं, इसी तरीके से वो बिहार शरीफ में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अदा मुफ्ती वली रहमानी साहब थे, उनके वो नायब रह चुके हैं और आज भी हैं। एक वक्त आया था, ऐसा भी आया था उनके इंतकाल के बाद कि शायद इनको ही वो उनकी जानशीनी दी जाने वाली थी। यानी इतना बड़ा नाम है वो कि उस पर भी उनके बारे में गौर किया गया था। तो वली रहमानी साहब की शख्सियत कोई मोहताज तारुफ नहीं है। मुजाहिदुल इस्लाम वली रहमानी साहब के वालिद साहब जो थे, वो भी यानी इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ के यानी ताल्लुक़ से बेहतर तरीके से इस मुल्क में नुमाइंदगी कर चुके हैं। अब वो फ़राइज़ जो हैं, जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसमें हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं और राबे हसन नदवी साहब भी थे उसमें, लेकिन वो भी इंतकाल कर गए। ऐसे काफ़ी जहाँ दीदा लोग हैं उसके अंदर। तो
उस अदारे से वो ताल्लुक़ रखते हैं मुर्शी परसल्ला की, उनको पूरी मालूमात है। और आज जब मुल्क जिस दिगर को हालात से गुज़र रहा है, आज जिन हालात से मैंने सामना कर रहे हैं, उनमें हमारे लिए सीएए का मामला है और एनआरसी का वगैरह का मामला जो है, अभी यकसा सिविल कोड का मामला आने वाला है। ऐसे बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें बीजेपी ने अपने अज़ाइम अपने मंसूर में ज़ाहिर किए। उन्होंने शाये की है उनके मंसूर में कि अगर हम यानी 400 से ऊपर अगर मेजॉरिटी से चुनकर आए इस मुल्क में, तो हम दस्तूर को पूरी मुकम्मल तरीके से बदल देंगे। और जो दस्तूर है वो हिंदुत्व के उस पर इस मुल्क का दस्तूर चलेगा, सनातन धर्म के हिसाब से यानी यहाँ पर दस्तूर साजी की जाएगी, ऐसा उनका मंसूबा है। आज हम देख रहे हैं बाबरी मस्जिद के सहाने के बाद ये सिर्फ उस पर ही इक्तफा नहीं हुआ कि बाबरी मस्जिद की एक यानी मिसमार किया गया। मैं शहादत तो नहीं बोलूँगा उसको, क्योंकि उसको मिसमार किया गया है। तो बाबरी मस्जिद की मिसमार के बाद ऐसा लगा था कि शायद ये मामला यहीं कहीं रुक जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारी आंखों ने देखा, मुल्क ने देखा, आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, आज जो मामला है काशी और मथुरा की मसाजिद का जो मामले हैं, मंदिर मसाजिद के, वहाँ भी ये लोग इस बात का वो कर रहे हैं कि उसके तहखाने के अंदर ये जांच पड़ताल की जा रही है कि यहाँ शिवलिंग है, यहाँ पर यानी हमारे मज़ाहिब के, हमारे मंदिरों के यानी ऐसे निशानात हैं। और आसार कदीमा से आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ज़रिए वो ऐसे सब शवाहिद पेश करके बता रहे हैं कि ये इसके पहले यहाँ पर जो थे ये मुग़लों ने आए और ये तमाम मसाजिद को ढा दिया, और उसके बाद यहाँ तमाम मनादिर को ढा दिया, और उसके बाद मसाजिद की बुनियाद रखी। इसलिए जो हमारे मनादिर थे, जो हमारे वो सब उनकी जगह पर वो वापस हमको मिलना चाहिए। ये सब लड़ाई है इस मुल्क में। अब इस मुल्क में कोई ऐसी बात नहीं रहेगी कि इस मुल्क की इक़्तिसादी पॉलिसी, इस मुल्क के लिए बेरोज़गारी का मामला, इस मुल्क में यानी अच्छा यानी एक आम शहरी के लिए उसकी यानी जो सुविधाएं हैं, उसकी जो तमाम यानी आसानियाँ हैं, ये तमाम चीज़ें उनके हुकूक हैं, वो सब चीज़ नहीं है। मुल्क के मामले में जो खाना जंगियाँ हो रही है उस पर कोई बात नहीं है। हर जगह आज यानी दंगा फसाद, लूट मार, मॉब लिंचिंग वगैरह के मामला हर तरह से पूरे मुल्क के अंदर नज़र आए थे। तो बीजेपी के उसने अपना इंदिया जाहिर कर दिया कि आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं। इसलिए आज के वक्त जो इलेक्शन होने जा रहा है, मेरी ऐसी समझ है, और मैंने बहुत सारे उलमाओं के बयानात भी पढ़े हैं, उसमें सज्जाद नुमानी साहब का भी बयान है कि अगर ये इस मुल्क में अगर हम मुसलमान चूक जाते हैं, अगर हम गफलत बरत लेते हैं, अगर हम यहाँ पर कहीं से भी यानी तसाहुली से काम लेते हैं, तो आने वाले दिनों में इस मुल्क में इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी दो राय होने वो ये आगे अंदेशे हैं कि अब आने वाले दिनों में मुल्क में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। अगर इस तरीके से मेजॉरिटी आए तो वो कानून में ऐसी तरमीमें लेकर आएंगे, इस तरीके से यानी रद्द बदल हो जाएगा कि मालूम नहीं इलेक्शन इस ढंग से होता है या नहीं होता। हो सकता है आगे जाकर प्रेसिडेंशियल राज आ जाए, और ये जो मोदी आज वज़ीर आज़म कल इस मुल्क के सदारत अज़मा के ओहदे पर बैठ जावे, और जो हमारे उनके जो दस्त राज थे अमित शाह, वो वज़ीर आज़म की कुर्सी संभाल ले और मुल्क में फेडरल गवर्नमेंट बन जाए। ऐसे सब यानी आगे चलकर ये मामला आने वाले हैं। एक अंदेशा तो इस बात का भी मैंने मेरे अखबारात में बहुत सारे इंग्लिश पेपरों में पीछे आया था ये बारे में कि गवर्नमेंट इस रुख पर भी सोच रही है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होंगे वो ये जो मेजॉरिटी की जो बुनियाद रहती है कि भाई समझ लो 548 का हाल है, 550 का हाल है, तो भाई मोर देन हाफ अगर रहेंगे तो मेजॉरिटी हो जाती है, और हॉल का फ़र्ज यानी फ्लोर पर उसको साबित करना पड़ता। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मुख्तलिफ पार्टी इस शहर के अंदर हिस्सा ली, यानी इस मुल्क में हिस्सा ली उन्होंने, और उन पार्टियों में अगर वोटों का इस तरीके से हुआ कि अगर 550 वोटें यानी है, और उसमें से समझ लो 200 वोट बीजेपी को मिल गई, 100 वोट कांग्रेस को मिल गई, 150 वोट किसी और अदर
अपने अदर पार्टीज़ को कोई को मिल गई, लेकिन जो सब में ज़्यादा आंकड़ा रहेगा जैसे 200, तो उसको मेजॉरिटी साबित नहीं पड़ेगा, बस 200 वाले को यानी कायदा ऐसा बना दिया जाएगा कि तुम आकर अपनी मेजॉरिटी तुम वो करो और अपनी हुकूमत बनाओ। ऐसा भी आने वाला है, यानी फिर उसमें मोर देन हाफ और 2/3 और ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हीं की पूरी गवर्नमेंट रहेंगी, वो उन्हीं के पूरे इख्तियार हैं। ये सब भी यानी अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में पार्लियामेंट के लिए जो भी उम्मीदवार इस शहर से, हमारे शहर से चुन के आए, हमारी धुलिया मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी का है, उसको हर चीज़ से, कानून से, दस्तूर से, इस मुल्क की तमाम सियासी सूरत हाल से, तमाम मजहबी सूरत हाल से, तमाम चीज़ों से उसकी वाकफियत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम भी जब यहाँ उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ से एक ऐसा उम्मीदवार चुनकर जाए जो बीजेपी को टक्कर भी दे, उसको शिकस्त दे सके और वहाँ जाकर मुअस्सिर अंदाज से अपनी बात पार्लियामेंट हॉल के अंदर, ऐवान के अंदर अपनी बात रख सके। तो अभी तो ऐसे कोई नाम आ नहीं रहे। जो नाम आ रहे हैं उनका कोई यानी यहाँ पर कोई उनकी कोई शनाख्त नहीं है। जैसे एक IPS ऑफिसर हैं अब्दुल रहमान साहब, वो माने कि एक IPS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर सब हैं, बहुत मालूमात है, लेकिन उनका यहाँ कोई यानी ऐसा मामलात उनके हैं नहीं। उनके ताल्लुक़ से जो मैं ऐसा जानता था कि भाई अच्छे खासे लोग यानी उनके साथ उठ खड़े होंगे, लेकिन हमने शहर में ऐसा महसूस किया। और तमाम यानी धुलिया मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलाकर जो 5 तालुके आते हैं, वहाँ कहीं भी उनके ऐसे असर रसूख ऐसे नज़र नहीं आते। और उन्होंने उम्मीदवारी वंचित अघाड़ी से की है, तो उनके भी चुन के आने के कोई इम्कानात नहीं है। हाँ, मौलाना उमरैन साहब अगर यानी जैसा आप बता रहे हैं, पूछे जैसा मुझसे पूछा गया है कि वो MIM के उम्मीदवार होंगे, ये तो वो अगर हतमी तौर से फैसला कर लेते हैं कि हाँ मुझे MIM से उम्मीदवारी करनी है, और हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे कायद इस बात पर यानी राज़ी हो जाते हैं और उम्मीदवारी देते हैं, तो फिर वो हालात इस यहाँ पर किस तरीके से बनेंगे, फिर उनको यानी मुकम्मल तरीके से फिर जब ये अगर बीजेपी को शिकस्त देना है, तो आज लोग बोला जा रहा है कि भाई कांग्रेस को सब मिलकर वोट दे देंगे तो उसको शिकस्त दे देंगे। मगर अगर यही तमाम चीज़ें अगर ऐसा सोचा जाए कि अगर ये सब मिलकर अगर MIM के उम्मीदवार को अगर वोट दे देंगे तो वो भी चुन कर आ सकता। तो ये ऐसा तो सिर्फ यानी इससे जो हमेशा बैरिस्टर असदुद्दीन एक बात बोलते हैं हमेशा कि हमेशा कुर्बानी और बलि का बकरा सिर्फ मुसलमानों को बनाया जाना चाहिए, यानी मुसलमान ही कुर्बानी देते रहे, उनको ना कोई टिकट दिया जाए, ना कोई नुमाइंदगी दी जाए, और बस वो यानी आए और अपना वोट और अपना सिक्का मार कर चले जाए। यही यानी हमसे हर पार्टी ये चाहती है। तो ये कब तक हम यानी इस तरीके से यानी गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे कि हम किसी के बोलने पर सिर्फ उनको वोट देते रहें। आज 48 सीट है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन किसी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को पार्लियामेंट का किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, किसी पार्टी ने। जो टिकट दिए वही वंचित अघाड़ी ने दिया। अब ले दे के हमसे मुतालबा किया जा रहा है कि एक टिकट मिलेगा। हम तो जहाँ तक मेरी अपनी राय, मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ से MIM उम्मीदवारी ना करे। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि उम्मीदवारी ना करे। कोई ऐसा मजबूत उम्मीदवार यहाँ अगर है जो यानी उसको शिकस्त दे सकता है बीजेपी को, उसकी सपोर्ट की जानी चाहिए। अभी शोभा ताई बच्चाओं का भी नाम आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये है, अभी हमारी मुखालफत जाने दो, हम तो उनके ऐसे रवायती हरीफ हैं ही कांग्रेस के आज की उस पोजीशन। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, जैसे तुषार सेवाड़े ज़िला के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो उनकी मुखालफत कर रहे हैं। शाम सनेर धुलिये से वो पीछे आमदारी खादारी सब का मुतालबा करे, वो उनकी मुखालफत करे। अच्छा खासा तबका यहाँ पर हिंदुओं का, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का, वो शोभा ताई बच्चाओं की मुखालफत कर रहा है। अभी कांग्रेस के ही लोग को उनका ही दिया हुआ उम्मीदवार उनके हाई कमान ने दिया है, वो उनको लिए कबूल है, तो वो आम राय अम्मा कैसे बना पाएंगे उस उम्मीदवार के। इसका मतलब ये है कि यहाँ तुम सीधी तरीके से बीजेपी के लिए राह हमार कर दे, एकदम सीधी तरीके उनको यानी तश्त में सजा कर यानी तुम यानी
यहाँ के यानी इंतखाब का नतीजा उनके हाथ में दे दे, कि उनकी कामयाबी का जो आज के नज़र आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर वाकई में ये मामला अगर है तो इस ताल्लुक़ से मौलाना उमरैन हमारे यहाँ पर दो दो आमदार हैं एमआईएम के। आज हमारे मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब यहाँ पर एमएलए हैं, धुलिया में फारूक शाह एमएलए हैं। तकरीबन 3-1 लाख वोट के वो लोग मालिक हैं आज की पोजीशन में, यानी है यहाँ पर। और अगर वंचित अघाड़ी से बातचीत की जाए आज अभी वक्त है, यानी 20 मई को आने वाली तारीख में ये इलेक्शन होने जा रहा है। अगर सही सब लोग इसके ऊपर अहले फ़िक्र हज़रात इस पर सोच कर बैठे, सियासी हज़रात बड़े, तो वो अगर ये सोचे और वंचित अघाड़ी प्रकाश अम्बेडकर साहब को जैसे असदुद्दीन साहब ने और दूसरी जगह मुआवनत की, उनकी अकोला वगैरह में नुमाइंदगी, वहाँ पर अपना उम्मीदवार नहीं खड़े किए, तो वापस अगर उनसे बातचीत की जाए और कांग्रेस से भी बातचीत की जाए, यानी यहाँ के लोगों से, कि अगर इस तरीके से अगर इलेक्शन लड़ा जाएगा तो ये उम्मीदवार चुनकर यहाँ से आ सकता है एमआईएम का। और उसकी वजह यह कि दो दो आमदार हैं हमारे यहाँ, यानी आमदार हैं, सिटिंग आमदार हैं यहाँ के, इसलिए ये मुतालबा हमारा जायज़ लगता है। अगर लड़ना है तो इस तरीके से अगर इलेक्शन लड़ा जाएगा तो उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट एकदम इंशाअल्लाह ताला हमारे हक़ में आ सकता है। ये मेरी एक वो है, यही मेरी तमन्ना है, यही मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर इससे हट कर अभी मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने जैसे अभी उनका भी कोई बात, उन्होंने अभी मुकम्मल उनकी तरफ से कोई वाज़े बयान मेरी नज़र से नहीं गुजरा। पीछे जब वो उम्रा करने जा रहे थे वो बोले थे, किसी ने उनसे सवाल किया था कि क्या आप कांग्रेस से उम्मीदवारी करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अभी उम्रा के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद बोले मैं फ़ैसला करूँगा। बाद में बीच में जब कांग्रेस के ऑब्ज़र्वर मुबस्सिरीन यहाँ आए, डॉक्टर गफ़ार काजी जब यहाँ आए तो उन्होंने जब यहाँ मुलाकात करने के लिए उनके यहाँ गए तो वो नहीं मिले। वहाँ पर उनके फर्जंद मौलाना अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात, हाफिज़ अब्दुल्ला से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जब मुफ्ती साहब आएंगे तो उसके बाद हम फैसला करेंगे, जवाब देंगे। तो उस वक्त उन्होंने डॉक्टर खालिद से भी पूछा था, तो डॉक्टर खालिद ने भी यही जवाब दिया था कि मैं तो आज की उसमें मैं उम्मीदवारी का वो नहीं हूँ। मुझको भी बोला गया था इन्हें कि अगर कोई ऐसा नहीं तो तुम उम्मीदवारी क्यों नहीं करते, तो शायद डॉक्टर ने ऐसा कहा कि मैं उस अहल नहीं है, अभी मुझसे ज़्यादा काबिल लोग इस शहर में हैं, अगर वो उम्मीदवारी करते हैं तो हम पूरी दिल और जान से, पूरी जान फिशानी के साथ उनका काम करेंगे। और इंशाअल्लाह हमारी तो तारीख रही है कि जिसके साथ रहें ईमानदारी से, उसके साथ तन मन धन से उसका काम करेंगे। और अगर ऐसा ही सब फैसला मुत्तफ़क़ा तौर से होगा तो आने वाले दिनों में भी, चाहे वो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब हो, चाहे मौलाना उमरैन हो, या और कोई XYZ, जिस किसी के भी नाम पर वो ये फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला वैसा होगा। वरना आज के हालात जो दिख रहे हैं, अगर हम पूरी कोशिश से भी, अब इसमें कांग्रेस कितनी मुखलिस है, समाजवादी पार्टी कितनी मुखलिस है, और दूसरे अलायंस जो है इंडिया के, वो कितने मुखलिस है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि हमने बहुत ताकत के साथ शीरपुर से जो हमारे अमरीश भाई पटेल ने जब इलेक्शन लड़े थे तो हमने बहुत ताकत के साथ इलेक्शन लगे, लेकिन उस वक्त यहाँ पर उनको ही यानी गिरा दिया गया। किसी ने यहाँ पर यानी जो हमारे अपनाए वतन के लोग हैं उन्होंने वोट नहीं दी उनको। जो मुस्लिम वोट थे भर का उनको वोट मिल गई और वो उतनी वोट लेकर वो नहीं आए चुन के, वही बीजेपी के उम्मीदवार को दे दी। उस वक्त यहाँ पर हमारे परशान दादा हीरे साहब थे, डॉक्टर बड़ी राम हीरे का परिवार था, बड़े बड़े ख़ानदान थे, सब थे। उधर कुणाल पाटिल दाजी वगैरह थे धुलिये में, ये तमाम लोग कांग्रेस के लोग थे। लेकिन वोट अगर अब वो आज तो हम नहीं बोल सकते किसने दिया किसने, लेकिन वोटें तो नहीं आई। वोटें तो नदारत थी, बॉक्स के बैलेट बॉक्स में वोटें नहीं थी, मशीन के अंदर वोटें नहीं थी, और इसलिए वो शिकस्त हुई। जब यहाँ पर ऐसा किया जाता है तो फिर किस मुंह से ये बोला जाता है कि यानी हमको ऐसा लड़ना चाहिए, वे फ़िरका परस्तों को नहीं आने देना चाहिए,
लेकिन हमने देखा कि ये सिर्फ एक हवाई बातें लगती है, अमली तौर से कोई इसके लिए करने के तैयार नहीं है, कोई सर जोड़ कर बैठने के लिए तैयार नहीं है। अभी जैसे शोभा ताई अच्छा एक दफ़े हमसे मुलाकात करके गई, लेकिन आज उनका भी जो कांटेक्ट है, जो उनके ताल्लुकात है, पूरे ताल्लुकों में कहीं इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा है, या वो पुरजोश इस्तेकबाल जैसे एक कांग्रेस के कैंडिडेट का होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी उनकी अलायंस है और दीगर एनसीपी शरद पवार की उनकी अलायंस है। आज शेख आसिफ वो खुद यानी ये बात बोल रहे हैं कि यानी यहाँ से बाहर का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, कोई मुकामी उम्मीदवार होगा। फिर वो बोलते बोलते बोलने लगते कि वो भले मुफ्ती इस्माइल हो, वो भले मौलाना उमरैन है, जो भी हो। तो ये जो सब बातें की जा रही है, ये सिर्फ यानी एक टाइट होइया खेल रहे, बस ऐसी बात मैं समझ रहा हूँ। बाकी मुझे तो कोई इसमें ऐसा दम खम नज़र नहीं आता। जैसा हमारा आखिरी सवाल यूनुस ईसा दादा से, कुछ रोज़ कबल एनसीपी के ज़िम्मेदार लीडर आसिफ शेख ने एक बात कही मौलाना उमरैन के ताल्लुक से, जो इलेक्शन का चर्चा है मौलाना उमरैन को लेकर, कि अगर दो पहलवान की जो बड़ी जोड़ होती है उसमें मौलाना उमरैन हामी भर देते हैं, तो आसिफ शेख अपने ख़ास अपने वर्करों के साथ, अपने ज़िम्मेदार पार्टी के लोगों के साथ और शहरियान के साथ एक बड़ा जलसा मशवरती तौर पर करके पॉजिटिव फ़ैसला देंगे मौलाना उमरैन के हक़ में। और दूसरी तरफ शहर के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की इस ताल्लुक़ से अभी तक खामोशी। इन दोनों मौज़ूआत पर क्या इत्तेफाक है, क्या वजाहत है, यूनुस ईसा दादा की जानते हैं? देखो, बात तो ऐसी है, अब तुमने आसिफ साहब का नाम लिए और उनकी बात आपने कहा कि वो यानी उनकी ऐसी सोच है कि अगर ऐसे दो बड़े लोग अगर आ जाते हैं तो फिर एक बड़ा प्रोग्राम रख कर इसका ऐलान करके उस तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन शहर में एक रूमर, एक चर्चा बहुत ज़ोरों से चल रही है, और जो सियासत को जानने वाले लोग हैं, अब मालेगांव का तो बच्चा बच्चा सियासी है, पत्थर उठाओ तो यहाँ सियासत वाले लोग निकलने लगते बच्चे। इतनी ये शहर जागृत है। निहाल अहमद बोलते थे हमेशा कि इस शहर में मुर्गी नहीं उड़ती, अंडा उड़ता, और अंडा उड़ा दिया जाता है, ये ऐसा शहर है। तो मालेगांव में भी अभी मेरी नज़रों से एक ऐसा तहरीर गुजरी है जिसमें किसी ने ऐसा लिखा है कि मौलाना उमरैन जो यानी ये जो इत्तेहाद टाइम्स की शायद वो कटिंग है, ऐसा मैंने देखने में, उसमें ये किया है कि भाई यानी बीजेपी ने 10 करोड़ रुपया यहाँ भेज दिया है और कोई ऐसा उम्मीदवार यानी जो खड़े होने जा रहा है उस आके वो उसकी राह आसान हो जाए, ये ऐसा सब जो मामला चल रहा है। तो एक बात ये भी चल रही है कि आसिफ शेख के ताल्लुक से भी ये कहा जा रहा है कि वो जितनी शिद्दत के साथ मौलाना उमरैन की मुफाहमत में बात कर रहे हैं, उनकी तायद में बात कर रहे हैं, तो उससे आने वाले दिनों के ताल्लुक से लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कहीं आसिफ साहब एक अच्छे यानी तेज़ तर्रार सियासतदान है, दूरंदेश सियासतदान है, ऐसा माना जाता है, उनके बारे में कहा जाता है। तो वो दूरंदेशी के पेश नज़र रखते हुए कि भाई मौलाना उमरैन को आने वाले दिनों में सिर्फ यहाँ पर एक गलगला, एक वावेला मचा दिया जाए और उनके नाम का एक हुआ कर दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जब असेंबली का इलेक्शन आए तो पार्लियामेंट तो नहीं लड़े लेकिन असेंबली में वो उम्मीदवारी करे और किसी भी तरीके से उनको उम्मीदवारी कराई जाए, ताकि जब यहाँ पर मुकाबला दो उलमा के बीच में हो और दोनों जय्यद आलिम दीन हैं, दोनों की अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने मकाम पर उनकी अपनी अपनी हैसियतें हैं और दोनों ने शहर से लोहा मनवाया है, अपनी इन्हें शनाख्त बनवाई है अपनी शख्सियत का। इसलिए जब ये मुकाबला होगा तो फिर आने वाले दिनों में जो भी उनके मद्दे मुकाबिल में रहने वाले लोग हैं, गालबन तुम मेरी बात समझ रहे होंगे, तो वो लोगों के लिए वो राह हमवार हो जाएगी, ऐसा भी लोगों की कयास आ रही है। यानी इस पर भी सोचा जा रहा है, क्योंकि माजी बईद में बहुत पहले जब मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब सियासत में नहीं आए थे, उस वक्त भी मुफ्ती इस्माइल कासमी के साथ बरसों पहले से बात चलती थी कि वो नियाज़ साहब के सामने उनको सियासत में लाया जाएगा, ऐसा बोला जाता था।
लेकिन हम जो बचपन में एक बात सुनते आते थे कि वो शेर आया बोलते थे, और एक दिन अचानक शेर आ जाता और फिर वो आके वो हक कर जाता। तो कहीं ऐसा ही मुफ्ती साहब के साथ हुआ था कि एक दिन बताने वाले ऐसे बताते हैं पीछे, अब वो लोग गुजर गए, इस दुनिया से चले गए, उन्होंने ऐसी बात बताए थे कि हमने ही खुद, उसमें शायद सलीम अफसरा हयात है अभी, शायद ये लोगों ने ही, शेख रशीद साहब ने इनको बोलकर मुफ्ती इस्माइल कासमी को कारपोरेशन के इलेक्शन में लाया था। और अच्छी खासी, यानी वो बताते थे कि हमने अच्छा खासा रुपया पेश किया था, अतीक महेंद्र मरहूम थे उसमें, तो बताते कि हमने ही खर्च किए थे। मुफ्ती साहब के पास तो ऐसे वसाइल थे नहीं उस ज़माने में, तो वो रुपया पैसा लगा के उनको, तो लोग उनको बताते थे, समझाते थे करीब के, बल्कि जो अतीक मरहूम भी बोलते थे महिंद्रा, और सलीम अफसर भी बोलते थे कि साहब तुम ये गलती कर रहे हैं, यानी शेख रशीद साहब को बोलते थे कि तुम कहाँ इनको ला रहे, बोले ये आएंगे, ये तुम पर हावी हो जाएंगे, तुम ला रहे सही एक हुआ बताने के लिए, मगर ये सही में शेर आ जाएगा, ऐसी बात हो जाएंगी। तो हुआ वैसे ही, वो 28-29 सीट चुन के आई। उस ज़माने में मैं इलेक्शन लड़ा नहीं था, मैं तो जमात में चला गया था कि भाई ये सबसे ज़रा थोड़ा दूर हो जाएगा। लेकिन जब आया तो यहाँ तो बड़े ज़ोर शोर से ये तीसरा महाज, जो भी महाज हवाई जहाज़ वगैरह बन गया था, और मुफ्ती इस्माइल लड़ रहे थे, लेकिन वो दर पर्दा उनको खड़ा किया गया था, ऐसा बोलते। लेकिन जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वही आगे ज़्यादा चुन के लेने के देने पड़ गए। सदर बनने में यानी बड़ा, यानी वो आया कि अब क्या होगा, फिर मिनिस्टर लेवल से बड़े पैमाने पे बहुत बड़ा यानी मामला, बाबा सिद्दीकी और नसीम आरिफ वगैरह सब ने हिस्सा लिया, और फिर तब कहीं जाकर नजमुद्दीन खजूर वाले मेयर बने, समझे। तो ये सब पीछे हुआ, और उसके बाद फिर वही मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जिनको इन्होंने लाए थे, ऐसा जो बोला जाता, तो वही आगे जाकर फिर जब इंतखाब उनके सामने लड़ा गया तो वही चुन कर आ गया। हमने तो उनका इलेक्शन लड़े थे मुफ्ती साहब का 2009 में, और बड़ी शद्दमत के साथ लड़े, और बाकायदा यानी बहुत चाह पेशानी से लड़े, सब तरीके से लड़े, और वो चुन कर आ गए थे। उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन हुआ, गिर भी गए, फिर अभी इलेक्शन हुआ तो इतनी वोटों से आए कि मालेगांव की तारीख में कोई इतनी वोटों से नहीं आया, 1,17,000। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि अगर यही चीज़ को सामने रख कर जो उनके वालिद मोहतरम ने जो उस वक्त फैसला लिया था, वो ही फैसला लेने ये जा रहे हैं। मगर कभी कभी ऐसे रहता कि खुद अपने दाम में सयाद आ गया, जो बोला जाता है, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। तो कभी कभी तुम शिकार करने जाते, खुद ही शिकार हो जाते। हो सकता है मौलाना इमरान को लाया जाए, मुकाबला कुछ ऐसा हो जाए, नतीजे कुछ और ही आ जाए, तो ये हजरत का फिर क्या होगा। तो मैं तो, मुझे तो ये सब बातें करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये सब अंदेशे है, सब लोग बता रहे हैं कि ऐसा किया जाता है, ऐसा किया जाएगा। मौलाना उमरान को लेकर जो खामोशी है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की, मौजूदा एमएलए की, इस पर आपकी क्या राय है, जानते हैं तो इसकी? मुफ्ती इस्माइल साहब की तरफ से ये आया कि वो बहुत सोच समझ कर फैसला लेते हैं। वो अभी प्रोटोकॉल को यानी समझ रहे हैं, यानी उसको निभा रहे हैं, वो खामोशी इख्तियार की है। और ऐसे भी जब असद साहब वगैरह कोई बात करेंगे तो बात आएगी। इलेक्शन है 20 मई को, अभी वक्त है, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी यानी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। अभी इस सब चीज़ों पर, तमाम जो मामला सामने आ रहे हैं, इस पर गौर किया जा रहा है। पार्टी भी उसका अपने मशाहिदीन को भेज कर सब यहाँ का ऑब्जर्वेशन कर रही है। देखेंगे, मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, हमारे मौलाना इमरान साहब हैं, या और भी कोई उम्मीदवार और आ जाए तो आ सकते हैं आने वाले दिनों में, और मुकाबला हो सकता है ऐसा। हमारा तो एक तयशुदा प्रोग्राम है कि हम एमआईएम में है, एमआईएम में ही रहेंगे, और एमआईएम जो फैसला लेंगे, यानी हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो फैसला लेंगे, हम उस वक्त यानी उसमें यानी सब हमारा एक्टिविटीज़ को यानी आश्कारा करेंगे। और ये जो मामलात हैं कि आने वाले दिनों में हम उसी सूरत में मुकाबले में आ सकते
जब कोई पार्टी छोड़कर चला जाएगा, जैसे पीछे ये बोला गया था कि कांग्रेस पार्टी मुझे ऑफर दे रही, मुफ्ती साहब के बारे में खुला बोल रहा मैं, तो मैं तो कुछ बोला नहीं था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बाजू में बैठ के वो बोल रहे थे, उन लोगों ने मुझसे बोला भी कि यार मुफ्ती साहब ने बयान दिए प्रेस कहाँ, तुम बाजू में बैठे खामोश थे। मैंने वो उनका इख्तियार है, वो आए पार्टी में थे, आए थे, हमारे साथ आए थे, हम लग गए थे, हमारे साथ चले जाएंगे, उसके बाद की क्या पोजीशन रहेंगी ज़रूरी नहीं कि हम उनके ही साथ रहे, हम किसी के भी साथ रह सकते हैं, हमारा अपना भी इलेक्शन लड़ सकते, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आज जो ये सब बातें जो की जाती है कि ये मुझसे बात कर रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है, तो ये सब बातें जो है ये कहीं ना कहीं ऐसा लगती है कि शायद यानी इससे ऐसा एक इंडिया झलकता है कि आने वाले दिनों में ये अचानक कभी छोड़कर जा भी सकते हैं। तो लोग हमसे पूछने लगते तुम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम तो काफ़ी पार्टियाँ छोड़ के यहाँ तक आए हैं, अब इसको छोड़ कर और आगे कहाँ जाएंगे, मतलब अब तो कुछ रह भी नहीं गया, मतलब वही बीजेपी है फिर तो वहीं तो एक जाके हमारा ब्रेक हुए। तो ये सब बातें हैं, वक्त आएगा वो खुद फैसला कर लेगा सब अपनी चीज़ों का। बस मुझे तो सिर्फ इतना बोलना है, जैसे ये इतने बड़े बड़े नाम हैं, तो एक शेर मुझे याद आता है ऐसे वक्त पर कि है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। कवाकिब सितारों को बोला जाता है, कौकब की जमा है। तो सितारों को देखो आसमान में ऐसे झिलमिलाते छोटे छोटे दिखते, लेकिन जब साइंस की दुनिया में ये बात है कि वो सूरज से भी कई गुना बड़े हैं, मगर वो नज़र नहीं आते, वो ऐसे छोटे छोटे बन के झिलमिलाते रहते। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं हमारे यहाँ लोग झिलमिला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है अब आगे जाकर क्या होगा, ये तो वक्त फैसला करे। हर मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, हर हालात में, हर मुकाबले के लिए, चाहे जैसे नामसायद हालात हो, हमारे फेवरेबल हालात हो, हम हमेशा अपने फील्ड पर तैयार रहते हैं। मैदान सजने दो, वक्त आने दो, सब खुला हो जाएगा। होटल गांव करी बेहतरीन पकवान लज्जतदार खानों की दुनिया में एक बेहतरीन नाम, जहां आपको बैठने के लिए या नंबर लगाकर खड़े रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बेइंतहा खूबसूरती के साथ सजी और बेहिसाब बड़ी जगह पर बनी होटल गांव करी। यहाँ आपको वेज, नॉन वेज, चिकन थाली स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 180 रुपये और 230 रुपये में। जी हाँ, इसी के साथ मटन थाली सिर्फ और सिर्फ 280 रुपये और 330 रुपये में। इसी के साथ बाजरे की ताज़ा गर्मा गर्म तैयार रोटियां, बेहतरीन लज्जतदार किस्म की दीगर डिशेस। नाम याद रखिए, होटल गांव करी। हमारा पता ना भूले, मनमाड़ चौफुल्ली, जीवन हॉस्पिटल के आगे, मनमाड़ रोड, मालेगांव। एक बार आकर तो देखिए, एक बार खाकर तो देखिए। होटल गांव करी। अलबकी हर्बल क्लिनिक, आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज, जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पथरी, जॉइंट पेन जैसी दीगर बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जाता है। साथ ही अगर आपके बदन में और जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द नया हो या पुराने से पुराना, सिर्फ 10 दिनों में, जी हाँ, सिर्फ 10 दिनों में फिजियोथेरेपी के जरिए राहत, बेहतरीन इलाज, नशा जैसी लानत से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन इलाज, जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, कुत्ता गोली व दीगर नशे से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन दवाएं। अलबकी हर्बल क्लिनिक, प्रोप्राइटर डॉक्टर रेहान अंसारी। हमारा पता जामतुस सालिहात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी
दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लैरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए।